अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये उन दिनों का वाकया है जब मेरी उम्र 9 साल थी और हम शहर से मुल्हिका एक कॉलोनी में रहते थे। नाना अब्बू और नानी का घर भी हमारे मकान के करीब ही था, तभी मुझको वहां जाना अच्छा लगता था। क्योंकि मामू की बेटियां मेरी हम उम्र थीं, मैं रोज ही वहां जाती और उनके साथ खेलती। यूं मेरा ज्यादातर वक्त नानी के घर ही गुजरता था। अम्मी जान तालीम याफ्ता थीं, वो सर्विस करना चाहती थीं, लेकिन वालिद उनको मना करते थे। कहते, नईमा बेगम, मैं इतना कमा लेता हूं कि घर का गुजारा बखूबी हो रहा है, तुम घर पर ही रहो, बच्चों की देखभाल करो। तुम्हारे घर पर रहने से मैं और बच्चे बहुत सुकून से हैं। मुलाजमत करके क्यों इस सुकून को तोहबाला करती हो? बच्चे बड़े हो गए हैं, ये खुद का ख्याल रख सकते हैं। पास ही मेरी माँ का घर है, स्कूल से आकर वहां चले जाते हैं। मेरी वालिदा उनका ख्याल रखती हैं। ऐसे में अगर मुलाजमत करके कुछ रुपया जोड़ लूं तो ये हमारे बच्चों ही के काम आएगा। सोचो मेरी तालीम का क्या फ़ायदा अगर मैं मुलाजमत करके घर को फ़ायदा ना पहुंचाऊं। ठीक है तुम्हारी बात, वालिद साहब का जवाब होता, लेकिन ये तो सोचो कि ज़्यादा फ़ायदा तुम्हारे कमाए चंद रुपयों से है या घर में रहकर अपने बच्चों को सुख पहुंचाने में है। रुपया फिर कमा लेना, अभी हमारे बच्चे इतने बड़े नहीं हुए। तुम्हारी मुसलसल और रोज़ाना घर में गैर मौजूदगी से ये गैर महफूज और तितर बितर हो जाएंगे। नहीं होगा ऐसा कुछ। सारी दुनिया की औरतें नौकरियां करती हैं और घर बार को भी देखती हैं। मैं सर्विस करूंगी तो ऐसा क्या बुरा हो जाएगा? आपके जहन में जाने क्यों इस कदर मनफी सोचें आती हैं? गर्ज बहुत दिनों के इसरार के बाद अम्मी ने अब्बू से मुलाजमत करने की इजाज़त हासिल कर ली और खुशकिस्मती से उनको बहुत जल्द मुलाजमत मिल भी गई। वो अब सुबह सादे को उठ जाती, नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता और साथ ही दोपहर का खाना भी तैयार कर लेती। हमको नाश्ता करवा कर स्कूल रवाना करती। इसके बाद खुद तैयार होती। वालिद साहब भी दफ्तर के लिए तैयार हो जाते। यूं दोनों घर से साथ निकलते। वालिद साहब अपने ऑफिस जाते हुए अम्मी को उनके ऑफिस ड्रॉप करते जाते। उन दिनों मैं 5वीं में, मुझसे छोटी बहन 4थी में, जबकि भाई दूसरी जमात का तालिबे इल्म था। वालिदा के बकौल हम बड़े हो गए थे, लेकिन हम अभी इतने बड़े भी ना हुए थे कि खुद को बखूबी संभाल सकते। मैं भी एक लाउबाली लड़की थी। मुझको तो स्कूल से आते ही मामू की बच्चियों के साथ खेलने की पड़ी रहती थी। खुशकिस्मती से हम तीनों बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल का रास्ता पैदल तय करते। छुट्टी के बाद वापस भी पैदल घर आते। पड़ोस से घर की चाबी लेकर ताला खोलते। अम्मी जो खाना हमारे लिए किचन में रख जाती, मैं प्लेटों में डालती और अपनी बहन और भाई को खिलाती। जूठे बर्तन समेटकर बावर्ची खाने में रखती। यूनिफॉर्म बदलकर घर को ताला लगाती। चाबी पड़ोसन को देकर मैं नवीदा और शान को लेकर नानी अम्मा के घर चली जाती। ये हमारा रोज का मामूल था। हम सिर्फ छुट्टी के दिन अपने घर में रहते, क्योंकि उस रोज हमारे वालदैन की भी ऑफिस से छुट्टी होती थी। अम्मी सर्विस मिल जाने से खुश थीं और हम यूं खुश थे कि आज़ादी मिली हुई थी और नानी अम्मा के घर जाने और उनके वहां ज्यादा वक्त खेल कूद में गुजारने को मिलता था। जल्द ही नानी ने एहसास किया कि इस तरह बच्चे तमाम वक्त खेल में मगन रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे पाते। उन्होंने अम्मी से कहा कि शाम के 6 बजे बच्चों को घर ले जाने को आती हो, इनका तो सारा वक्त खेल कूद में गुजरता है। ये ना तो सिपारा पढ़ पाते हैं और ना स्कूल का काम करने को इनके पास वक्त बचता है। हमारे घर से कुछ फासले पर एकेडमी है जहां दरसे कलाम पाक भी देते हैं और स्कूल का काम भी बच्चों को कराते हैं। क्यों ना इनको मैं वहां दाखिल करवा दूं? अम्मी बोली, शान तो अभी छोटा है और नवीदा उसको संभालती है। वो एकेडमी गई तो शान आपको तंग करेगा। अलबत्ता फरीदा को आप वहां दाखिल करा सकती हैं। यूनानी अम्मा ने मुझको बच्चों की एकेडमी में दाखिल करा दिया। अम्मी अब्बू दफ्तर से थके आते, घर आकर कुछ देर आराम करते और शाम को मेरी माँ नानी के घर से हमको ले जाती। यूं हम सुबह का थोड़ा सा वक्त और शाम के चंद घंटे ही माँ बाप के पास गुजारते थे। जब मैं एकेडमी से दर्स लेकर लौटती तो गली की बच्चियों के साथ खेल में मशगूल हो जाती, क्योंकि जानती थी अम्मी देर से लेने आएंगी। जिस गली में हम खेलते थे वहां मामू के दोस्त असगर की दुकान थी। बच्चों के खाने पीने की चीजें मसलन टाफियां, बिस्किट, मीठी गोलियां वगैरह यहाँ मिलती थीं। मामू ने असगर से कह रखा था कि मेरी भांजी फरीदा अगर बिस्किट वगैरह लेने आए तो दे दिया करो और हिसाब लिख लिया करो, मैं पैसे अदा कर दिया करूंगा। असगर के सामने वाली गली में ही हम खेलते थे और वो हमारे ख्याल भी रखते थे।
हमको दूर जाने से मना करते थे। जहां हम खेलते उस गली के इख्तिताम पर आगे एक मैदान था जिसमें झाड़ियां थीं। उस जगह के मुताल्लिक बहुत सी बातें मशहूर थीं। असगर मामू भी हमको उस तरफ जाने नहीं देते थे। हम सारी लड़कियां छोटी उम्र की थीं, लिहाजा अज खुद भी हम उधर जाने से डरती थीं। एक रोज़ जब सब लड़कियां खेल कर अपने घरों को चली गईं तो मैं भी जाने को हुई। शाम का वक्त था, मैं अकेली रह गई थी। अचानक मेरी नज़र झाड़ियों की तरफ उठी जहां मुझे एक बहुत भयानक शक्ल वाला आदमी नजर आया। उसने मेरी तरफ ऐसे इशारा किया जैसे अपनी तरफ बुला रहा हो। मैं डर गई, फौरन भागकर असगर मामू की दुकान के थल्ले पर चढ़ गई। वो बोले, क्या है गुड़िया, क्या बिस्किट लेने हैं? मैंने नफी में गर्दन हिलाई क्योंकि घबराई थी। मैंने उस तरफ इशारा किया तो वो आदमी वहां से फौरन चला गया। असगर मामू उसको ना देख सके, लेकिन मुझको सहमा हुआ देखकर पूछा, क्या डर गई हो? मैंने इस बात में गर्दन हिला दी क्योंकि मुझसे बोला ना जा रहा था। तभी उन्होंने कहा कि आओ तुमको घर छोड़ दूं। वो नानी के घर तक मेरे साथ आए और दरवाजे पर छोड़कर चले गए। घर आकर मैंने इस बात का जिक्र नानी से किया कि मैंने कुछ भूत जैसा आदमी देखा था। वो बोली, भूत से मत डरा कर, भूत आबादी में नहीं रहते, अलबत्ता वीराने में मत जाना। तभी तो मना करती हूं कि देर तक लड़कियों के साथ मत खेला करो और जल्दी से घर को आ जाया करो। नानी तो इस बात को भूल भाल गईं, लेकिन मैं ना भुला सकी। उस आदमी की शक्ल से जो खौफ महसूस किया करती, उस खौफ को मैं ना भुला सकी थी। ये डर तो मेरे दिल में बैठ गया था। हमारी एकेडमी या उसको मदरसा कह लें, उसका वक्त जोहर से असर तक था। उस रोज स्कूल से आकर मेरा वहां जाने का मूड ना था, मगर नानी ने जबरदस्ती भेज दिया कि यहाँ गली में खेलने के अलावा क्या करोगी, क्यों सिपारे के सबक का नागा करती हो, चलो पढ़ने जाओ। मैं गई तो मगर मेरा चेहरा उतरा हुआ था। उस्तानी भी बोली, क्या हुआ है भाई तुमको? तबीयत खराब है। मैंने जवाब दिया, अच्छा तो आज तुम जल्दी घर चली जाओ, लेकिन सामने वाले दरवाजे से नहीं, वरना हेड टीचर नाराज होंगी। मैं तुमको पिछले दरवाजे तक पहुंचा देती हूं, तुम उधर से चली जाओ। उन्होंने अजराए हमदर्दी मुझे जल्दी छुट्टी दे दी थी, वरना जल्दी छुट्टी देने की इजाजत ना थी। मैं जब पिछले दरवाजे से निकली, रास्ता कुछ वीरान सा था। मुझे डर भी महसूस हुआ क्योंकि हम हमेशा बड़े मरकजी दरवाजे से बाहर आते जाते थे जो मेन सड़क के सामने खुलता था, और ये अकबी दरवाजा पिछली गली में खुलता था। पहली बार उस तरफ जा रही थी, गली भी सुनसान थी। ये दोपहर 3 बजे का वक्त था। अभी इमारत से घूमकर मैं मेन सड़क तक न पहुंची थी कि किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मुड़कर देखा, ये वही शख्स था जो 2 दिन पहले मुझे झाड़ियों की तरफ बुला रहा था। उसकी भयानक सूरत देखते ही मेरी चीख निकल गई। उसने एक हाथ से मुझे पकड़ा क्योंकि दूसरे हाथ में चाकू था। खुला चाकू देखकर मेरी आवाज गले में फंस गई। फिर तो मारे खौफ के मेरी खग्गी बन गई। उसके हाथ में चाकू भी ना होता तो उसका बदसूरत चेहरा देखकर ही मेरी जुबान गुंग हो जानी थी। वो चाकू मेरी कमर पर रखकर मुझे आगे की तरफ धकेल रहा था, बार बार कहता, खबरदार, आवाज निकाली तो चाकू कमर में उतार दूंगा। वो इसी तरह मुझे सड़क तक लाया जहां एक वैगन खड़ी थी। उसमें 2 आदमी बैठे हुए थे। एक तो ड्राइवर था, दूसरा मोटा सा आदमी उसके साथ विराजमान था। हमको देखते ही वो वैन से उतर आया और आते ही उस बदशक्ल आदमी को इशारा किया। तभी उन्होंने उठाकर मुझे सुजुकी वैन में डाल दिया। मोटे आदमी ने कहा, लाले क्या इसे बांध दे? बदशक्ल बोला, नहीं, इंजेक्शन लगा देते हैं। मैं देख रही थी कि 5 और 6 बरस की 2 बच्चियां और भी थीं जो बेहोश पड़ी थीं। समझ गई कि इन्होंने इनको भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया है। उसके बाद बदशक्ल ने इंजेक्शन निकाला और कोई दवा भरने लगा, लेकिन शीशी में थोड़ी सी दवा बची हुई थी। गाड़ी तेज चल रही थी। अचानक स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी जोर से उछली और उसके हाथ में पकड़ा इंजेक्शन गिरकर टूट गया। दवा भी गिर गई और जाय हो गई। अब लाले का पारा चढ़ गया। उसने एक बड़े रुमाल से मेरा मुंह बांध दिया क्योंकि मैं रोई जा रही थी। उसने मेरी आवाज बंद कर दी। बोला, अगर रोएगी तो चाकू से ज़िबा कर डालूंगा। उसने जोर से मुझको 2-4 थप्पड़ भी रसीद किए और वैन में एक बंधी हुई बकरी की तरह बेबस डाल दिया। गाड़ी अब पूरी रफ्तार से चल रही थी। लाला ऊँघने लगा। मोटा आदमी आगे जा बैठा था। लाले की आंखें सुर्ख थीं जैसे कि वो बहुत घंटों से सोया ना हो। चलते चलते अचानक गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता हो गई। शायद आगे कोई चेक करने वाले उनको दिखाई दिए थे या कोई पुलिस चौकी थी। 12 लम्हे भर को ड्राइवर ने गाड़ी रोकी
मैं वैन में उस जगह थी जहां से छलांग लगाती तो नीचे गिर जाती, जबकि मेरे पीछे 2 लड़कियां बेहोश पड़ी थीं और कुछ सामान भी रखा हुआ था। मैंने सर उठा के देखा, हल्का सा अंधेरा था। सुजुकी वैन रुकी हुई थी। मेरा मुंह उन्होंने कसकर बांधा था, लेकिन हाथ पैर आजाद थे। मैंने वैगन का पर्दा हटाया और बगैर सोचे समझे छलांग लगा दी। मेरे छलांग लगाते ही वैगन चल पड़ी थी। लाले की भी आंख खुल गई। उसको मालूम हो गया कि मैंने छलांग लगाई है। मैं मट्टी वाली जमीन पर गिरी थी। एक लम्हा जाए किए बगैर पूरी कुव्वत से उठकर सामने की तरफ भागना शुरू कर दिया। सच है, जब इंसान की जान पर बनी हो तो फिर उसको कुछ नहीं सोचता, और अल्लाह ने बचाना हो तो उसको वो इतनी ताकत भी अता कर देता है कि उसके बचने के असबाब पैदा हो जाएं। गर्जे मुझे काफ़ी चोट आई थी, लेकिन जिंदगी बचाने और आज़ादी के एहसास ने हर चीज़ पर गालिब आ गया था। मेरे घुटने दर्द कर रहे थे, पाँव भी मुड़ जाने से लगता था कि कुछ टूट गया है, मगर हिम्मत ना हारी। भागने के सिवा कुछ समझाई ना दे रहा था। उनकी आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। उन्होंने गाड़ी रोक दी थी। मोटा कह रहा था, लाला पकड़ो, ये भागने ना पाए। वो पुकार रहे थे, रुक जाओ लड़की, वरना गोली मार देंगे। मैंने सोचा गोली मारते हैं तो मार दे, जब तक भाग सकती हूँ भागती रहूंगी। शायद ही फिर कभी मैं इतनी तेज दौड़ सकूं कि जिस कदर तेज मैं उस दिन दौड़ी थी। आज सोचती हूँ तो अजीब लगता है कि क्या मैं इतना तेज भी दौड़ सकती हूँ? हरगिज नहीं। ये मौत का खौफ ही था जो मुझको दौड़ा रहा था। दरअसल सामने साफ मैदान होने की वजह से मैं खुद को उनकी नजरों से ओझल भी ना कर सकती थी। एक ही बार मुड़कर देखा था, लाला मुझको अपने पीछे आता दिखाई दे रहा था। ये इलाका वीरान और खुला था। कुछ पता न था कि मैं किस जगह जा रही हूँ। गोली चलने की आवाज सुनाई दी, तब लगा कि उन्होंने मुझे ही गोली मारी है, मगर नहीं। जब कुदरत किसी काम के होने की मंजूरी दे देती है तो उसके लिए असबाब भी खुद पैदा कर देती है। गोली की आवाज सुनकर भी मैंने पीछे मुड़कर ना देखा और तेज भागी। गोलियां चलने की आवाज आती रही और मैं भागती रही। दरअसल उन लोगों को किसी ने देख लिया था, गालबन पुलिस ने, और उन्होंने उन पर गोलियां चलाई थीं। नहीं मालूम, मगर मैं काफी दूर निकल आई थी। तब रफ्तार धीमी कर ली। एक बार और मुड़कर देखा, अब वहां कोई ना था। मुझे वो नजर ना आ रहे थे, शायद मैं उनकी हद्दे निगाह से आगे निकल चुकी थी। अब आबादी दिखाई दे रही थी, मकानात नजर आने लगे थे। फिर मुझको कुछ लोग भी नजर आए। मैंने भागना बंद ना किया। सब मुझे हैरत से देख रहे थे कि यह लड़की दीवानों की तरह भागती जा रही है। बिल आखिर एक जगह थक कर गिर पड़ी। मैंने इधर उधर देखा तो इलाका जाना पहचाना लगा। मेरी सांस उखड़ चुकी थी और दिल किसी तेज रफ्तार इंजन की तरह धक धक कर रहा था। एक औरत मेरे करीब आई। उसने प्यार से पूछा, बच्ची क्या बात है, क्या हुआ है तुझे? उसकी आवाज ने सुकून दिया। आवाज जानी पहचानी लगी। दिमाग पर जोर दिया। ये मेरी खाला थी। उसने कहा, फरीदा इस वक्त इधर अकेली आई हो, और ये क्या हालत तुमने बनाई हुई है? तेरा मुंह किसने बांधा है? उन्होंने रुमाल के गिरा खोलकर मेरे मुंह को आजाद किया तो मैं खाला अंजो कहकर लिपट गई और रोने लगी। उन्होंने मुझे बाजू से उठा लिया और गले से लिपटा लिया। सहारा देकर अपने घर ले गईं, जो करीब ही था। ये रास्ता, ये गली, ये जगह मेरे लिए अनजानी न थी। कई बार अम्मी और नानी के साथ यहाँ खाला के पास आ चुकी थी। घर में लाकर उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटाया और पानी का गिलास दिया। मैं एक घूंट ले सकी और बेहोश हो गई। न जाने कब तक उनके यहाँ बिस्तर पर बेसुध पड़ी रही। होश आया तो खाला और खालू मेरे पास बैठे हुए थे और खाला मेरे बालों को सहला रही थी। खाला ने हाल पूछा। मैं फिर से रोने लगी। उन्होंने चुप कराया, नीम गरम दूध इसरार करके पिलाया और सुकून दिया। मेरे हवास बहाल हुए तो उनको तमाम हाल बताया। वो हाल सुनकर रो रही थीं। उन्होंने खुद रोते हुए मुझको दिलासा दिया कि शुक्र है तुम बच गईं। तुमने हिम्मत की, वरना बजाय इस वक्त उन जालिमों के चुंगल में फंसी न जाने कहाँ होती। खाला और खालू अपनी गाड़ी में मुझे घर छोड़ने आए। अम्मी, अब्बू, नानी, मामू सभी परेशान थे। किसी को मालूम न था कि इन चंद घंटों में मुझ पर क्या बीती है। मामू मुझे ढूंढने निकले हुए थे, मदरसे गए, वो भी बंद हो चुका था। जब खाला ने तफसील बताई, अम्मी रोने लगी। अब्बू भी आपदीदा थे। नानी ने तो पहले से रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। अब वालिद को मौका मिला। अम्मी से कहा, मैं इसलिए मना करता था कि अभी बच्चे नादान हैं, नौकरी कुछ अरसे बाद कर लेना, मगर तुमको तो रुपए का लालच पड़ा हुआ था।
हालांकि घर में अल्लाह का दिया सभी कुछ है। नानी ने भी कहा, नहीं माँ, तुमने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है। हालांकि मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मैं ये जिम्मेदारियां निभा सकूं। इस नौकरी के चक्कर में तुम किसी न किसी रोज इन बच्चों का नुकसान करोगी। ये तो खुदा का शुक्र है कि बच्ची ने हिम्मत की और ये किसी न किसी तरह हम तक पहुंच गई। अगर वो लोग ले ही जाते तब हम क्या करते? सोचो तो जरा, इस बच्ची का ना जाने क्या हशर होता। अम्मी तो यूं भी रो रही थीं, मुझे गले से लगाकर खूब प्यार किया और आइंदा लापरवाही से तौबा कर ली। मामू और अब्बू थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए थे, उनको बताने कि हमारी बच्ची मिल गई है। लेकिन और 2 बच्चियां भी उनकी गाड़ी में थीं। न जाने उन मासूम फूलों के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया होगा। इसके बाद तो अम्मी बहुत मोहताज हो गईं, मुलाजमत को खैरबाद कह दिया और 4 साल तक दोबारा नौकरी का ना सोचा। तब तक हम बाशऊर ना हो गए। वो अब भी हर मुलाजमत करने वाली माँ को नसीहत करती हैं कि अपने बच्चों से जरा सी भी गफलत ना करना। दोस्तों, नौकरी करने में कोई बुराई नहीं और न इस कहानी का मकसद लड़कियों को नौकरी से बदजन करना या मुलाजमत करने को बुरा कहना हरगिज नहीं है। लेकिन औलाद की तरबियत और उनकी जिम्मेदारियां पहले हैं। क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।